अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं द रियल वर्ल्ड। बात करेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को दाद देनी पड़ेगी कि इंसानी नफ्सियात को मद्देनजर रखकर इनको दो कैटेगरीज बियर्स एंड बुल्स में तकसीम कर दिया है। ये असल में सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही टर्म्स नहीं है, ये फाइनेंशियल मामलात में इंसानी माइंडसेट की दो स्टेट्स हैं। अब ये दो स्टेट्स वक्ती भी हो सकती हैं, तवील मुद्दती भी हो सकती हैं और परमानेंट भी, और ये दोनों स्टेट्स इंटरचेंजेबल हैं और हालात के मद्देनजर फ्लैक्चुएट भी होती रहती हैं। बुल कंडीशन में इंसान ऑफेंसिव, अटैकिंग और रिस्क लेने के मूड में होता है, जबकि बेरिश माइंडसेट में इंसान डिफेंसिव, मुहतात, रिस्क लेने से इज्तनाब करता है। नॉर्मली इंसानी रवैया इन दोनों स्टेट्स का इम्तजाज होता है। वो इन दोनों स्टेट्स की एक्सट्रीम्स को कभी नहीं छूता जब तक वो इनर या आउटर टेम्पटेशन का शिकार ना हो। अब इस निज़ाम को बनाने वाले बियर्स और बुल्स दोनों से ही फायदा उठाना चाहते हैं। इंतहा पसंद बुल की तबीयत रखने वाले लोग रातों रात दौलतमंद बनना चाहते हैं। वो जल्दबाज होते हैं, इनमें जल्द कामयाबी के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लेने का हौसला होता है। नहीं होता अगर तो सब्र नहीं होता। इनकी जेब पर हाथ साफ करने के लिए गैम्बलिंग का सिस्टम बनाया गया है। इस निज़ाम को किस्मत का खेल कहा जाता है, जबकि ये वेल कैलकुलेटेड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है जिसमें किस्मत का कोई अमल दखल नहीं होता। इसमें आपको जितवाया या हराया जाता है। अब किस साइड को जितवाना और किस साइड को हराना है, ये उनके लिए खालिसतन हिसाबी मसला है। अब आपकी किस्मत है कि आप बाई लक ठीक साइड पर हैं या नहीं। इस जितवाने और हरवाने के तनासुब को इस तरह सेट किया जाता है कि एक आदि जवारिया गैर महसूस तरीके से 5% कर करके अपनी सारी दौलत लुटा देता है और फिर सड़क पर आ जाता है। वो इसे किस्मत समझता है क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक डकैती है। अब हॉर्स रेसिंग में जब जवारी बैटिंग लगाते हैं कि फलां घोड़ा फेवरेट है, किस्मत से कोई अपसेट ना हो तो वो जीत जाएगा। अब जिस घोड़े पर सब या अक्सरियत एतमाद कर ले वो कंफर्म हारता है। अब अगर घोड़े को बास्केट समझ लें तो जिस बास्केट में पैसे ज्यादा होंगे वो क्लब की होगी और जिसमें सबसे कम होंगे वो पब्लिक की। अब ये सीधा सीधा 2+2=4 का कानून है। अब ये आपकी किस्मत है कि किस रेस में आपने क्लब वाले घोड़े पर पैसे लगाए और हार गए और किस रेस में पब्लिक वाले घोड़े पर पैसे लगाए और जीत गए। मगर जीत कर इतराए ना और हार कर घबराए ना, क्योंकि छुरी सेब पर लगे या सेब छुरी पर, कटना हर सूरत में सेब ने ही है। लिहाजा ये सही कहा जाता है जुआ किसी का ना हुआ। अब ये किसी से मुराद सिर्फ पब्लिक है, क्लब नहीं, क्योंकि जुआ आप खेल रहे हैं, क्लब नहीं। वो तो सिर्फ घोड़ों से बंदों को गुगु बनाने का कारोबार कर रहा है, क्योंकि ये घोड़े कोई आम घोड़े नहीं और जोकी भी आम सवार नहीं। ये सेकंड्स के अंदर रफ्तार पकड़ने और छोड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये जीतते जीतते हारना और हारते हारते जीतने के फन को जानते हैं। ये एक गोरख धंधा है। अब बात करते हैं इंतहा पसंद बियर्स की। वो गैर जरूरी तो क्या जरूरी रिस्क भी नहीं लेते, बल्कि वो जो कमा चुके होते हैं इसकी ही हिफाजत में लगे रहते हैं। वो भी तरक्की करना चाहते हैं मगर जीरो रिस्क पर ये जल्दबाज नहीं, मगर कमजोर दिल जरूर होते हैं। अब इन पर ऐसी कोई टेम्पटेशन कारगर साबित नहीं होती जिसमें रिस्क हो। ये रिस्क फ्री लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और मुतल्लिका फर्म्स इनको बेवकूफ बनाकर लंबे अरसे तक इनके सरमाए को इस्तेमाल करती हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट बनाती हैं और फिर लंबी मुकर्ररा मुद्दत के बाद कुछ मुनाफे के साथ रकम वापस कर देती हैं। अब लालच के तौर पर पॉलिसी खरीदने वाले शख्स को मुस्तकबिल के खतरात से तहफ़्फ़ुज़ और गैर मुतवक्के नुकसानात की तलाफी की जमानत दी जाती है। मसलन 1 लाख की पॉलिसी खरीद कर अगर वो पहली 1000 की किस्त देकर मर जाता है तो उसके घर वालों को सिर्फ 1000 की इन्वेस्टमेंट पर 1 लाख मिल जाएगा। मगर अफसोस के इस प्रॉफिट के लिए मरना लाजमी है। जुए में रिस्की पोजीशन पर आप और क्लब रिस्क फ्री पोजीशन पर होता है, जबकि इंश्योरेंस में आप रिस्क फ्री पोजीशन पर जबकि फर्म रिस्क पर होती है। इस तरह ये प्रॉफिट दरअसल सूद होता है। इसका नाम कुछ और रखने और आपके मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सूद सूद ही होता है।
اب چونکہ یہ سود ہے، خدا سے جنگ ہے، اس کے معاشرتی اثرات بھی بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص امریکہ سے آتا ہے پاکستان شادی کرنے اور شادی کر کے لڑکی ساتھ لے جاتا ہے، وہاں کرواتا ہے اس کی کروڑوں کی انشورنس، اور پھر لڑکی اچانک چند دن میں حادثے کا شکار ہو کر مر جاتی ہے اور انشورنس کی رقم مل جاتی ہے شوہر کو۔ اب حقیقت میں یہ حادثہ تھا یا کچھ اور، ایک دفعہ ضرور سوچیں۔ کسی انشورڈ پلازے کو اچانک آگ لگ جاتی ہے، وہاں پر سامان جل جاتا ہے، لوگ مرتے ہیں، آگ نہیں بجھتی، نہ ہی بجھائی جاتی ہے، سب کچھ مسمار ہو جاتا ہے۔ یہ محض حادثہ ہوتا ہے یا کچھ اور؟ گارڈز اور فائر فائٹنگ سسٹم بھی بے بس نظر آتا ہے۔ یہاں بھی اس حقیقت نما ڈرامے کے پیچھے فتنہ صرف انشورنس کی رقم کا ہوتا ہے۔ پھر کسی فیکٹری کو آگ لگ جاتی ہے، سب سامان، ملازمین، مرد، عورتیں، بچے جل جاتے ہیں، بچانے کی سب تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی نہیں فیل ہوتی، دال میں سے جو کالا نکلتا ہے وہ انشورنس کا لالچ اور فتنہ ہی ہوتا ہے۔ شارٹ سرکٹ تو بس بہانہ ہوتا ہے۔ اولاد بوڑھے باپ کی موت کی دعائیں کرتی ہیں کہ فلاں تاریخ سے پہلے ابا جی مر جائیں تو بڑی رقم ملے گی، ورنہ پالیسی ایکسپائر ہو جائے گی، اور ابا جی ان حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے واقعی ہی مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت زندہ ہاتھی لاکھ کا اور مردہ ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہے۔ ایسے بے شمار فتنے اس انشورنس کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس کو جائز منوانے کے لیے فتوے اٹھائے کرتے ہیں۔ انشورنس خود اعتمادی کا خاتمہ کرتی ہے، رب پر توکل کمزور کرتی ہے، معاشرتی بانڈنگ کو ختم کر رہی ہے، آپ کی زندگی، وقت اور پیسے کو نان پروڈکٹیو بنا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میانہ روی اختیار کرو، یعنی ہمیں جواریے کی حد تک بے وقوف نہیں بننا چاہیے اور نہ انشورنس کی حد تک بزدل۔ دونوں صورتیں ہی تباہ کن ہیں، لہٰذا میانہ روی اختیار کریں، خود پر اور خدا پر بھروسہ کریں۔ آپ کی کہانی آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لکھ سکتا۔ خود پر خود رسک لیں، دوسروں کے منہ سے گرا کھانا چھوڑ دیں، یہی حقیقی آزادی ہے۔ شکریہ۔